नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। वक्त हो गया है भारत की बात का, लेकिन आज बात भारत के दिल की। आज बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश यानी देश का दिल। जनता ने किसे दिया है जनादेश? कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? अब देश को यह जानने का वक्त आ गया कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 3 राज्यों का आंकड़ा सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में आंकड़े के मुकाबले में कांग्रेस आगे है, तो राजस्थान में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना का आंकड़ा अभी बाकी है। और अभी हम पहले मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं, वहां का आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ का जादू चलेगा? बारी बारी से रीजन वाइज आंकड़े आएंगे, फिर जानेंगे कि क्या कह रहा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का क्या हो सकता है जनादेश? नतीजे 3 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले एक एग्जिट पोल के जरिए तस्वीर हम आंकड़ों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं उसी जनादेश को लेकर। और आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो एरियल व्यू है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नजारा आपके सामने है। भोपाल जो कि जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके दबदबे वाला ये पूरा का पूरा इलाका माना जाता है। और ऐसे में ये जो भोपाल रीजन है, सबसे छोटा रीजन ये मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में। और भोपाल रीजन की अगर बात की जाए तो ये रीजन आमतौर पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बनाता चुनाव दर चुनाव नजर आया है। और खास बात अब इस भोपाल रीजन की 25 सीटों में इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि एक बार फिर से वोट प्रतिशत में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बाजी मारती हुई 46% वोट शेयर के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से भोपाल की 25 सीटों पर बीजेपी अपना दबदबा बना रही है। कांग्रेस पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। और ऐसे में अगर इसी आंकड़े को अब सीटों में तब्दील किया जाए, ये जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल भोपाल का वीआईपी रोड इलाका, और यहीं से आंकड़ा आपके सामने 25 सीटों में से 12 से 16 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ते हुए 9 से 13 सीटें ही इस इलाके में हासिल कर सकती है। आपको बता दें 2018 में बीजेपी ने यहां पर 16 सीटें जीती थी, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी। और कमोबेश वही तस्वीर यहां पर अब उभरकर सामने आ रही है। अगला जो रीजन है भोपाल के बाद, वो भोपाल रीजन से थोड़ा बड़ा रीजन मध्य प्रदेश का, वो है निमाड़ रीजन। और ऐसे में निमाड़ रीजन के आंकड़े दिखाने के लिए ये जरा तस्वीर देख लीजिए आप, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। और निमाड़ के अंदर जो पूरा इलाका है वो दरअसल आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। निमाड़ की जो 28 सीटें हैं उनमें से 17 एसटी रिजर्व सीटें हैं। ओमकारेश्वर जो है मंदिर वो यहां पर है। और वोट शेयर के मामले में इन 28 सीटों में आप देख रहे हैं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 46% वोट शेयर के साथ। बीजेपी पिछड़ती हुई निमाड़ रीजन में 41% वोट शेयर के साथ। तो निमाड़ रीजन आदिवासी बहुल रीजन, जहां पर भील आदिवासियों का दबदबा रहता है, इस इलाके में बैतूल, झाबुआ, खरगोन वाले इलाके में यहां पर कांग्रेस को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सीटों के लिहाज से इन 28 सीटों में वोट शेयर में कांग्रेस बाजी मार रही है। सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर उभर रही है आपके सामने? सीटों के लिहाज से भी कांग्रेस यहां पर बीजेपी के मुकाबले आगे। कांग्रेस 14 से 18, बीजेपी 10 से 14, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। पिछली बार 2018 में इस रीजन में बीजेपी को 8 और कांग्रेस के खाते में 18 सीटें गई थी। तो कमोबेश ये जो 2 रीजन्स मैंने आपको दिखाए, एक भोपाल का रीजन, दूसरा निमाड़ का रीजन, 2018 में जिस तरीके की तस्वीर उभरी थी, इस बार भी इन 2 रीजन में सियासी जनादेश कमोबेश ऐसा ही रहने वाला है। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो आपने कुल मिलाकर 53 सीटों का एग्जिट पोल हमारे सामने है मध्य प्रदेश का। आप अपनी टेली पर भी इस वक्त देख सकते हैं। और एमपी के 2 रीजन में कांटे का मुकाबला है। अब तक जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो भोपाल और निमाड़ का जो इलाका है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर के मुताबिक 53 सीटें ये बनती हैं और कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी 22 से 30 सीट और कांग्रेस 23 से 31 सीट। ये आंकड़ा अभी निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा
क्या कहना आपका? 53 सीटों में 2 इलाकों की बात कर रहे हैं हम, निमाड़ रीजन और भोपाल रीजन की। वहां पर अभी कांटे का मुकाबला है अभी, हालांकि बाकी जो क्षेत्र हैं वहां का आंकड़ा आने वाला है। क्या आप इसे कांटे की लड़ाई मानते हैं? क्योंकि आप तो ये कहते रहे कि एक तरफा जीत रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहता रहा हूं, ये सारे सर्वे भी कहते रहे जी। यही बात आईबी की रिपोर्ट भी कहती है, यही कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कहता है, यही बात इंटेलिजेंस भी कहती है, और यही बात कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहता है कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ इस बार सरकार बना रही है। 135 से 37 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कुशासन से मुक्ति चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ के युवा नशे से मुक्ति चाहते हैं, यहाँ के परिवार के जन महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर ये एहसास करा रही है कि आपसे हमें मुक्ति मिले। मैं मानता हूँ 137 सीट से ऊपर कांग्रेस की स्पष्ट मेजोरिटी सरकार बनेगी। जहाँ तक मालवा और भोपाल की बात और निमाड़ की आपने की, बिल्कुल आप इससे बेहतर रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में मिलेंगे, इससे माइनस नहीं होंगे। आपने लगभग 30 से 32 सीटें कांग्रेस को दी 53 सीट में। ये अपने आप में एहसास कराता है इस बात का कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का ही माहौल है। जो हमारा ग्वालियर बेल्ट है, चंबल बेल्ट है, जो हमारा विंध्य का बेल्ट है, जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, जो मालवा का बेल्ट है, जहां से मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है। तो मैं मानता हूं कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सर्वे अपने हो सकते हैं। यानी जीतू पटवारी साहब, आप क्या जीतू पटवारी साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी में आए, आपका कहना है कि आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा? अगर नुकसान होता तो हमारा मेयर क्यों बनता ग्वालियर में? अगर नुकसान होता तो मुरैना में हमारा मेयर क्यों बनता हो, जो 30-30 साल से नहीं बना था? मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे जो विधायक भी लड़े थे वो भी 50-50 थे ग्वालियर चंबल के। जहां तक प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है जी कि जिन लोगों ने धोखा दिया उनको मध्य प्रदेश की जनता ने कभी माफ नहीं किया। जी बिल्कुल, जीतू पटवारी साहब आप हमारे साथ बने रहिए। 2 रीजन हमने आपको दिखाया और आगे थोड़ी और तस्वीर साफ करते हैं। एक बार फिर रोमाना का रुख करेंगे। रोमाना, अगला रीजन कौन सा आप दिखाने वाली है, कौन सा क्षेत्र है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है? अब उस रीजन के आंकड़े दर्शकों को दिखाएंगे मध्य प्रदेश के, जो रीजन चंबल ग्वालियर का रीजन माना जाता है। और ये मेरे पीछे आप ग्वालियर का जयविलास पैलेस देख रहे हैं, जिसे सिंधिया महाराजाओं ने बनवाया था। और ऐसे में चंबल इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चुनौती और सबसे बड़े पहेली बनकर उभरा ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से। लेकिन यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद देखिए, कांग्रेस पार्टी 46% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 38% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ। मतलब सिंधिया की बगावत का कांग्रेस की सियासी नैया पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वोट शेयर के मामले में तस्वीर यही साफ हो रही है। और अगर सीटों के लिहाज से इसको तब्दील किया जाए तो फिर बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। कांग्रेस 25 से 29, बीजेपी 4 से 8 सीटों पर सिमटती हुई। और 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस के खाते में 26 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी, कुल मिलाकर वही तस्वीर। मतलब चंबल ग्वालियर एक बार फिर से कांग्रेस के गढ़ के तौर पर उभरकर सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का कांग्रेस पार्टी को चंबल ग्वालियर रीजन में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी को चंबल ग्वालियर रीजन में कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगले रीजन की बात कर लेते हैं। और अगला रीजन जो है वो महाकौशल रीजन है। और महाकौशल रीजन, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जबलपुर की धुआंधार फॉल्स हैं ये। और धुआंधार फॉल्स की तस्वीर के साथ साथ यहां महाकौशल में किसकी सियासत धुआंधार अंदाज में नजर आएगी, वही आंकड़ा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, वोट शेयर के मामले में कांग्रेस महाकौशल में 43% वोट शेयर के साथ सबसे आगे, बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ महाकौशल में कांग्रेस से पिछड़ती हुई। कमलनाथ वाला इलाका है ये महाकौशल, क्योंकि छिंदवाड़ा भी इसी इलाके में आता है। और इस इलाके में कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बीजेपी की तरफ से फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर प्रहलाद सिंह पटेल तक सबको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। लेकिन फिर भी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई महाकौशल में। और सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहां पर जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 42 सीटों में से कांग्रेस 23 से 27
बीजेपी महज 14 से 18 सीटों पर सिमट रही है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई, मतलब महाकौशल की तस्वीर साफ, कमल पर भारी पड़ रहे हैं कमलनाथ। यही संदेश एग्जिट पोल से सामने आ रहा है। तो ये दो और रीजन्स जिनका जिक्र हमने किया, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला फैक्टर, वो बीजेपी को फेवर नहीं कर रहा, कांग्रेस को बल्कि बगावत का कोई नुकसान नहीं हो रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और महाकौशल में कमलनाथ कमल पर हावी। रोहित, बिल्कुल रोमाना, तो करीब करीब अब सीधी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, 129 सीटें हमारे सामने हैं और आप देखिए कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब तक एमपी के चंबल में कांग्रेस भी आगे दिख रही है, महाकौशल रीजन में कांग्रेस आगे दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी 4 रीजन का जो आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक एमपी के चंबल रीजन में कांग्रेस आगे है और जो टोटल फिगर अभी बनकर सामने आ रही है 71 से 87 सीट पर कांग्रेस, 40 से 56 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी एमपी में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 4 रीजन का डाटा, 129 सीटों का डाटा आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। प्रेम जी, आपका स्वागत है। प्रेम जी, क्या कहना है आपका? कांग्रेस तो यहां पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्या लाडली बहना योजना और तमाम जो योजनाओं का जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो योजनाएं नहीं चलती हुई दिख रही मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में न्यूनतम 140 सीट मिलेगी, न्यूनतम। लिख कर ले लीजिए, फिर मैं आपको जो है 3 तारीख की शाम में फिर मिलूंगा। और सी वोटर का सर्वे जो है वो पछताएगा कि हमने एग्जिट पोल में इतने कम सैंपल को आगे रखकर क्यों जो है निर्णय दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को न्यूनतम 140 सीट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। लेकिन प्रेम जी, जो आंकड़े निकलकर सामने, ठीक है, बिल्कुल आपने दावा किया, आपको करना भी चाहिए। 135 का दावा जीतू पटवारी साहब कर रहे हैं, 140 का आपने कर दिया, तो मामला तो 275 के पार जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन 230 सीटों की हम बात कर रहे हैं आज, जो मध्य प्रदेश की है। लेकिन मुझे ये बताइए प्रेम जी, कांग्रेस 100 नहीं क्रॉस करेगी जी, कांग्रेस 100 सीट नहीं क्रॉस करेगी। आप चाहें जितने की शर्त लगा ले, 100 सीट कांग्रेस नहीं क्रॉस करेगी। शर्त लगा सकते हैं आप, 100 सीट नहीं क्रॉस करेगी। चलिए शर्त लगा रहे हैं आप कि 100 सीट पार कांग्रेस नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह उनके साथ मौजूद हैं। आशीष, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस 100 भी पार नहीं करेगी, लेकिन हमारे एग्जिट पोल का जो अभी तक आंकड़ा सामने आया उसमें जो 4 रीजन खोले हमने, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 129 सीट का आंकड़ा हम दिखा चुके हैं, जिसमें 71 से 87 सीट कांग्रेस और 40 से 56 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आशीष जी रोहित, मेरे साथ दिग्विजय सिंह साहब हैं। एक अर्जेंट कॉल आई है उनको बस मैं ये फ़ोन आप देख रहे हैं अटेंड कर लेने देता हूँ। इन द मीन टाइम आपने जो मुझे आंकड़े बताए हैं, आप चाहें तो रोहित उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है आशीष, लेकिन ये जरूर पूछेगा ये कॉल किस तरह की कॉल है, क्योंकि वैसे तो अमूमन जब नतीजे आते हैं उस वक्त फोन घनघनाते हैं। तो ये कॉल किस लिए आ रही है, किसकी आ रही है, और इस पर भी आपके पास बात करेंगे और संभवतः तब तक कॉल भी खत्म हो जाए। लेकिन अगला रीजन क्या है, अगले रीजन का डाटा क्या है, मालवा और बघेलखंड का, वो जान लेते हैं। एक बार फिर से रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना, आइए अब जरा आप देख ही रहे होंगे इन तस्वीरों को। मैं मालवा रीजन का आंकड़ा आपको दिखाने वाली हूं। यहां पर उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का ये नजारा जो है वो आप यहां से देख पा रहे हैं। और ऐसे में मालवा रीजन जो है वो अमूमन बीजेपी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बनाता रहा है और मालवा रीजन में इस बार बीजेपी की तरफ से जोर भी पूरा लगाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसी मालवा रीजन के इंदौर से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। मालवा रीजन जिसमें मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन तो आती है, साथ ही साथ आर्थिक राजधानी इंदौर भी इसी मालवा रीजन में आती है। और मालवा रीजन में सीटों के अगर हिसाब की बात की जाए तो कुल 45 सीटें इस मालवा रीजन में, और पिछली बार मालवा रीजन में मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत करीबी रहा था। इस बार तस्वीर आपके सामने, वोट शेयर के मामले में एज बीजेपी को मिलती हुई 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे, 43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पीछे, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसे में अगर इस वोट शेयर को मालवा की 45 सीटों के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो फिर तस्वीर उभरती है बीजेपी सीटों के मामले में बाजी मारती हुई 25 से 29 सीटें मालवा में
बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस 16 से 20 सीटें ही हासिल कर सकती है। मतलब मालवा में बीजेपी का दांव काम करता हुआ नजर आ रहा है। मालवा में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहित, बिल्कुल रोमाना। तो कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर सामने साफ हो रही है, 174 सीटों का एग्जिट पोल हम दिखा चुके हैं और जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन हां, मालवा रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर थोड़ी सी बढ़त जरूर बनाई हुई है। जीतू पटवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अब पहले आपको यह बता दें कि मालवा रीजन, मालवा क्षेत्र जो पड़ता है, जो इलाका पड़ता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। जीतू पटवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मालवा से आते हैं, इसलिए उनसे एक सवाल जरूर बनता है। जीतू पटवारी साहब, अब तक कांग्रेस साफ बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन मालवा रीजन में कांग्रेस थोड़ी सी पीछे है भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा था कि मालवा से इंदौर से मैं आता हूँ। इंदौर उज्जैन दोनों संभाग के एक एक सीट की मेरी स्टडी है जी। यहाँ पर 5 सीट कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगी बजाय भारतीय जनता पार्टी के। मैं इससे ज़्यादा जाएगी, पर 5 तो मिनिमम से मिनिमम हम अपर साइड जा रहे हैं जी। मैं एक एक सीट का आकलन मेरे पास है इसका, तो मैं एग्जैक्ट पोल की रिस्पेक्ट करता जी। हूँ। पर जब नतीजे आएंगे तो ये इंदौर उज्जैन संभाग की 45 सीटों की जो आपने बात की, इसमें 25 सीट से ऊपर कांग्रेस को मिलेगी। ये आप विशेष करके मेरी इस बात को नोट करके रखे। अभी शुक्ला जी कह रहे थे शर्त ले लो, मैं ऐसा कर दूंगा 140 तक। इनको शर्त ही लगानी है तो ये जुआ खेलने जाए। अभी सटोरिये बहुत घूम रहे हैं, टेलीविजन पे आके शर्त लगाते हैं। ठीक है, सभ्य आदमी हो जीतू पटवारी साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक बार फिर से आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं। आशीष, दिग्विजय सिंह आपके साथ मौजूद हैं, कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो दिग्विजय सिंह जी हालांकि चुनावों में इस बार बहुत ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन एग्जिट पोल के दौरान ही उनके फोन घनघनाना शुरू हो गए हैं। मैं जरूर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा उनसे। सर, रोहित मेरे दोस्त भी हैं, एंकरिंग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी एग्जिट पोल के नतीजे आपके फेवर में आते दिख रहे हैं हमारे यहाँ, और आपका फ़ोन बजना शुरू हो गया। क्रूशियल फ़ोन तो नहीं था सर? नहीं, कोई खास बात। जो नंबर्स हैं सर, वो उसमें आपको बढ़त दिख रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पोलस्टर्स जो हैं आपके, इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है, लेकिन मुझे कभी भरोसा इस पर हुआ नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत मेरा जो अनुभव है पॉलिटिक्स का और मध्य प्रदेश का, हम आज भी 130 प्लस पर हैं और हर हालत में सरकार हम बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है जब ये इंडिया टुडे का मैं देख रहा हूँ, ये जब हवा हमारे कांग्रेस के खिलाफ थी तब इतनी हमारी सीटें खराब नहीं आई जितनी कि वो बता रहे हैं। जबकि इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है कांग्रेस इस चुनाव में। इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। राजेश जी, हमारे आंकड़ों पर सवाल पूछना चाहेंगे? सर, जो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी तो लगा था कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। आपने कहा था कि हमने संगठन पर काफ़ी काम किया है और एंटी इनकम्बेंसी पक्ष में है। मगर जो आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, हमारे पोल में तो 137 दिखा रहे हैं, मगर और जो सर्वे भी आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि कांग्रेस उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में दिख नहीं रही है। ऐसा है कि इस पूरे चुनाव में जो हिडन अंडर करंट था वो पोलस्टर्स को नहीं दिखा। लोग बागों ने उन्हीं से बात की जिन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन एक हिडन अंडर करंट जो था साइलेंट मेजॉरिटी का, वो चुप रहा। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या किसी भी एक गरीब आदमी वो कभी नहीं बोलेगा कि किसको वोट दे रहा है। इसलिए जो हम लोगों का SC ST गरीब मजदूर किसान, इस बार OPS की वजह से शासकीय कर्मचारी हमारे पक्ष में गया, तो वो ये लोग कभी नहीं बताएंगे किसी भी को कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में तो बता रहे हैं, हमारे आंकड़ों में तो जैसे 5 राउंड्स अभी तक रोहित ने दिखाए हैं, उसमें तो आपकी बढ़त है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है।
आपका जो पोल सर्वे बता रहा है, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है ज़मीन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा और 130 सीटों से ज़्यादा सीटें हमें मिलेंगी। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है सर जिसके आधार पर आप ऐसा दावा कर रहे हैं? नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई ये आम लोगों तक पहुंच चुकी है और नाराज़ी है, गुस्सा है लोगों में। लाडली बहना योजना का ऐसा तो नहीं कोई उल्टा इम्पैक्ट? बिल्कुल नहीं। देखिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट यदि होगा तो भाजपा पे जितना होगा उतना कांग्रेस पे भी होगा। कांग्रेस के जो परिवार हैं वो लाडली बहना कुछ भी कहते रही है, लेकिन कांग्रेस के वोट तो कांग्रेस को ही जाएंगे, भाजपा के जो फ्लोटिंग वोट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि जितना भी फीमेल वोटर है उसमें से केवल 40% को लाडली बहना का लाभ मिला है और उसमें भी हमारे कांग्रेस के भी परिवार हैं। सर, वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा था, इसलिए नहीं, वोट परसेंटेज महिलाओं का नहीं बढ़ा है। वोट परसेंटेज अगर आप फैक्ट देखेंगे तो महिला परसेंटेज उतना ही है जितना कि 2018 में था। नहीं तो आशीष, क्या महिला वोटर्स को लेकर कोई कांग्रेस में किसी तरह की शंका है? क्योंकि दिग्विजय जी कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, लाडली बहना योजना का फायदा, उन्होंने कहा, ठीक बात कही, साफ गोई से कही कि कांग्रेस के परिवारों को भी फायदा मिला, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि ये योजना जमीन पर रिफ्लेक्ट भी करेगी, वोटों में भी रिफ्लेक्ट करेगी। सर, मेरे कोलीग रोहित पूछ रहे हैं कि ये महिला वोटर्स को लेकर के क्या किसी तरह का कोई संशय है कि ये इस तरफ नहीं उधर चला गया? मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है। कितना आप तारुफ रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं एबीपी के फिगर्स से, जो हम फिगर्स दिखा? बहुत कुछ, क्योंकि बिल्कुल हमेशा जी आशीष, तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह अपनी बात कह रहे हैं आशीष, और विश्वास सारंग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। विश्वास सारंग साहब, क्या कहना आपका? क्योंकि कांग्रेस को बढ़त बनती हुई दिख रही है, अब तक जो आंकड़े हमारे सामने, जो तस्वीर हमारे सामने आती हुई दिख रही है। दिग्विजय सिंह जी को आपने सुना, क्योंकि आपने इस चुनाव में लाडली बहना योजना का जिक्र तो किया शिवराज सिंह चौहान की, वो अलग बात है, उनको फेस आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, वो खैर आपकी पार्टी की नीति है, रीति क्या है वो अलग मसला है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या ये लाडली बहना योजना जो दिग्विजय जी कह रहे थे वो सही है? वो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के लोग भी तो हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ रोहित जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है जी। मैं किसी भी एग्जिट पोल के आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम 5 बजे से देख रहे हैं, हर एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उसका सैंपल सर्वे साइज है, किन से बात हुई, किन से बात नहीं हुई, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और ये बात सही है कि लाडली बहना जैसी योजना जो महिला सशक्तिकरण के लिए शायद दुनिया की एक बहुत बड़ी योजना साबित हुई है, उसने जनता में विश्वास अर्जित किया है। लाडली बहना योजना से निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय हमने शुरू किया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। हमने युवाओं के रोजगार के लिए सीखो कमाओ योजना हमने शुरू की, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया। हमने खेत से लेकर खलियान तक और मजदूर से लेकर किसान तक, गांव से लेकर शहर तक हर जगह विकास और कल्याण किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी कथनी और करनी में समानता रही। बिल्कुल, जनता ने विश्वास सारंग साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि एक सवाल और मुझे आपसे करना है। ठीक है, आपने कहा लाडली बहना योजना, इस योजना ने विश्वास जगाया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि हम लोगों के जहन में भी बार बार आता है, लोग भी पूछते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है, योजना ने तो विश्वास दिलाया, लेकिन उस योजना को लागू करने वाले पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्यों चेहरा घोषित नहीं हुए शिवराज सिंह चौहान साहब? अब तो एग्जिट पोल तक बात आ गई, अब तो कुछ कह दीजिए। आप पर तो विश्वास कर सकते हैं विश्वास सारंग साहब। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, नहीं रोहित जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे नेतृत्व ने ये निश्चय किया कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें तो इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कहीं ये बात नहीं है कि किस पर विश्वास है किस पर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रदेश के निर्माण के लिए, प्रदेश के को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए लगा रहा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत मेहनत की, हमारे बाकी नेताओं ने भी मेहनत की। और ये बात सही है कि हम सब मिलकर इस एक ध्येय के लिए, एक लक्ष्य के लिए काम हमने किया कि ठीक है। विश्वास सारंग साहब के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि अब वक्त आ गया है जब फाइनल फिगर देखने का। मध्य प्रदेश की फाइनल फिगर क्या है, जिस आंकड़े का इंतजार तमाम दर्शकों को था, अब वो आंकड़ा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाला है। एक बार फिर से रुक करेंगे रोमाना का। रोमाना, मध्य प्रदेश की फाइनल पिक्चर क्या सामने आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक? रोमाना। तो मध्य प्रदेश 174 सीटों का आंकड़ा अभी तक मैं आपको दिखा चुकी हूं, जिसमें बढ़त कांग्रेस की है 87 से 107 सीटों के साथ और बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती हुई 65 से 85 सीटों के साथ। अब अगला जो रीजन है वो बघेलखंड का रीजन है। बाकी बची सभी 56 सीटें इसी बघेलखंड के रीजन में। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये पन्ना की तस्वीरें हैं। और ऐसे में बघेलखंड 56 सीटें, यहां देखिए कैसे कांग्रेस बढ़त बना रही है 42% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ पिछड़ते हुए। और यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बघेलखंड जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ माना गया है। बघेलखंड जो है वो पिछले 2 चुनाव 13 की बात करें, 18 की बात करें, यहां पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बहुत आगे रही है। लेकिन इस बार बाजी पलटती हुई कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस 26 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी 23 से 27 सीटें कांग्रेस से पिछड़ते हुए। जबकि अमूमन बघेलखंड की ये 56 रीजें, यहां पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब करीब डबल का फायदा रहता था। इस बार तस्वीर बदल गई है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। और ऐसे में अब पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए शाम ढल चुकी है, रात की रोशनी और कितनी खूबसूरत रंगीन रोशनी। और यहाँ पर राजा भोज की ये मूर्ति और ऐसे में 230 सीटें और इसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ा आपके सामने। कांग्रेस 44% वोट शेयर, बीजेपी 43% वोट शेयर, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर। मतलब 2018 के मुकाबले कमोबेश बीजेपी का वोट शेयर उतना ही है, कांग्रेस की वोट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है। और ऐसे में सीटों के लिहाज से यह तस्वीर कहां पहुंच रही है? कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का जो आंकड़ा है 116 का वो हासिल कर सकती है। 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, बीजेपी 88 से 112 सीटों में सिमटती हुई। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा और ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश का जनादेश जो 3 दिसंबर को देखने के लिए मिल सकता है, उसमें तस्वीर यही उभर रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में हाथ मजबूत हो सकता है कमल वर्सेस कमलनाथ में। कमलनाथ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल एग्जिट पोल के इस आंकड़े में। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो मध्य प्रदेश की फाइनल तस्वीर आपके सामने इस वक्त है कि तमाम सीटों का जो एग्जिट पोल है वो हमने आपको दिखाया और सीधे तौर पर कांग्रेस को बढ़त बनने के आसार मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में दिख रहे हैं। कांग्रेस को 113 से 137 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में और 88 से 112 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। और हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और फाइनल फिगर पर जल्दी से एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जरूर लेंगे और उसके बाद हमारे साथ एक बड़ा पैनल वरिष्ठ पत्रकारों का है, उनसे भी हम बात करेंगे। जीतू पटवारी साहब, फाइनल फिगर टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकिन देखिए 113 से 137 कांग्रेस और 88 से 112 भारतीय जनता पार्टी। फाइनल फिगर पर आपका बड़ा छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। मैं शुरू से अनुरोध कर रहा हूं, अगर मेरे पहले आपने प्रारंभ में मैंने जब बताया था तो आपको कहा था 137 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जी, और इससे ऊपर सरकार आके प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। अगर आप फिर से आपका एग्जैक्ट पोल भी ये बोलता है, मैं मानता हूं कि ये मैं आपके एग्जैक्ट पोल के अनुसार नहीं कह रहा हूं, ये हमारा इंटरनल सर्वे, दिग्विजय सिंह साहब ने कहा 130 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस पार्टी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर जिस तरीके से आज सरकार बदलने में जनता के साथ जुटा था वो दिख रहा था, जमीन पे दिख रहा था जी। तो मैं धन्यवाद देता हूं, आपके सर्वे का रिस्पेक्ट करता हूं, बाकी सर्वे का भी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं कि उनको नकारता हूं।
पर हमारा सर्वे पे मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि सर्वे आपस में चलिए, तो जीतू पटवारी साहब, आपका यह कहना है कि आप इस प्रोजेक्शन से भी ऊपर जाएंगे। 137 जी, 137 आप कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्शन से 100%। जी 100%। प्रेम शुक्ला साहब, अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है, क्योंकि आप भी 140 का दावा कर रहे हैं, ये भी 130 का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावे अपनी जगह है, दावे होने भी चाहिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, अगर ये तस्वीर सामने आती है, जो रीजन वाइज भी हम गए, आप इतने बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से ले आए, कांग्रेस को तोड़ दिया, कई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिए, 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया, क्या कहना, क्या इन तमाम प्रयोगों का कोई फायदा दिखेगा? देखिए, एग्जिट पोल का अपना जो है आपका विज्ञान है जी, लेकिन एग्जैक्ट पोल में हम 140 सीटें न्यूनतम पाएंगे। और कांग्रेस जो है इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अगली बार जो है इनको नेता ढूंढने पे नहीं मिलेगा। अभी जुए की बात कर रहे थे श्रीमान जीतू पटवारी जी, जुए वालों से पैसा वसूलना जो है ये कांग्रेस की आदत है। जुआ खेलना जो है, भूपेश बघेल ने किस तरह से जुए वालों से वसूली की, ये लोग जानते हैं भली भांति। तो जुआ खेलना आपको मुबारक हो, जुए वालों से वसूली आपको मुबारक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का बल है, जनता का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 140 सीटें पाएगी और प्रचंड जनादेश से। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन एक आंकड़ा मैं अपने तमाम जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल है, उनका ध्यान भी और तमाम दर्शक सबका ध्यान इस आंकड़े की तरफ जरूर एक बार फिर लेकर जाऊंगा कि ये 88 से 112, ये इतनी बड़ी जो रेंज है। आप भी सोच रहे होंगे कि अमूमन, हालांकि सी वोटर ने जो सर्वे किया, इस पर भी हम और लगातार हम चर्चा करें, अमूमन हम बात बोलते हैं 5 से 7, लेकिन यहां तो 88 से 112 और 113 से 137। अब ये जो रेंज है, ये क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आप कर रहा, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि तो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना का जिक्र एक बार फिर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जीत होगी, ये योजना बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन जल्दी से उस आंकड़े को आपको दिखाते हैं जो मैंने बात कही थी कि 88 से 112, 113 से 137, ये जो इतनी बड़ी रेंज है, इसके पीछे की वजह क्या है, जल्दी से जानने के लिए रोमाना का रुख करेंगे। जी रोमाना। तो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है जो हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, और ये आंकड़ा जो है वो कांटे की लड़ाई को लेकर है। जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई 230 में से उनकी संख्या 62 हो जाती है, जो फिलहाल 34 बीजेपी के खाते में, 23 कांग्रेस के खाते में और 5 जो है वो अन्य के खाते में जा रही हैं। अब जरा आप एक सिनेरियो को समझिए कि अगर ये जो सीटें हैं वो एक मुश्त चली जाती हैं बीजेपी के खिलाफ, तो तस्वीर क्या उभरेगी? बीजेपी का आंकड़ा और घट जाएगा और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 60 से 72 पर रह जाएगा और कांग्रेस का आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगर एक मुश्त ये 62 की 62 सीटें जो कांटे की लड़ाई वाली सीटें हैं कांग्रेस के खाते में जाती हैं, तो कांग्रेस फिर 153 से 165 सीटें तक हासिल कर सकती है। लेकिन वहीं अगर ये पूरा मामला पलटता है और ये 62 सीटें जहां कांटे की टक्कर ये चली जाती है एक मुश्त बीजेपी की तरफ, तो फिर क्या तस्वीर उभरेगी? फिर तस्वीर ये उभरेगी कि सरकार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, बीजेपी की बनेगी और कांग्रेस सत्ता और उस जादुई आंकड़े से पीछे रह जाएगी। 96 से 108 पर कांग्रेस सिमट जाएगी और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 117 से 129 पर पहुंच जाएगा। दरअसल ये जो आंकड़ा है वो कांटे की लड़ाई 62 सीटें, उसकी वजह से मामला पेचीदा। बिल्कुल रोमाना, ये आपने बात कही है 62 सीटें, और सीधा खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सी वोटर के एडिटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। खालिद अख्तर साहब, ये 62 सीटें आपने कहा कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, तो फिर तो ये
मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो आम आदमी के जहन में सवाल उठेगा, साहब ये तो कोई भी कह सकता है कि कोई भी जीत जाएगा, लेकिन ये इतनी बड़ी रेंज आखिरकार ये किस तरह की कांटे की टक्कर है? मैं चाहूंगा जरूर आप दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं, देखिए, जो शुरू में जो हमने ओवरऑल जो आंकड़ा दिखाया उसमें हमने बताया कि क्या सीन है। उसमें हमने बोला कि साहब कांग्रेस जो 113 से 137 और बीजेपी 88 से 112 सीटें जीत सकती है। लेकिन देखिए, हम लोग ये जो सर्वे करते हैं ये थ्रू आउट द ईयर हमारा चलता है ट्रैकर, और हमने पुराने भी सर्वेस के बेसिस पे हमने ये एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि एक बेहतर प्रेडिक्शन के लिए हमें जो मार्जिनल सीट्स हैं उनका भी हमें माइक्रो एनालिसिस करना चाहिए, तभी हमारा ये प्रेडिक्शन हम दर्शकों को सही तरीके से बता पाएंगे। अगर ये विक्ट्री एक ग्रैंड विक्ट्री के तौर पे तब्दील होती है किसी पार्टी के फॉर्म में, या फिर जो हमने प्रेडिक्शन दिया उससे अगर बदलता है, इतर आते हैं नतीजे, तो वो एनालिसिस या वो जो हम लोग अपने दर्शकों को सही तरीके से तभी समझा पाएंगे जब हम इन जो मार्जिनल सीट्स हैं जिनमें जो है हम लोग लेते हैं सिर्फ 3% तक के जो है मार्जिन से स्विंग होने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से ही ये सीटें वो की गई, जो कि 62 सीटें हैं जिन पे आज के तारीख में 23 पे कांग्रेस को लीड है, 34 पे बीजेपी को और अन्य को जो है 5 सीटों पे है। और वही हम कह रहे हैं कि अगर ये सारी सीटें 62 सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग ट्रैक कर पाए कि इन पार्टीज के फेवर में जा रही हैं, अगर वो बिल्कुल खालिद, यानी 62 सीटों में ही पूरा पेच फंसा हुआ है। ये 62 सीटें कहां जाती है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे भी हम बात करें। देवांगी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? एक तो 62 सीट वाला पेच और दूसरा बड़ा सवाल, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर 5-6 सवाल आम जनमानस के मन में है। मैं उन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों से भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये बताइए, तो 62 सीट का पेच और दूसरा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेकर आई तो उसका कोई फायदा होता वो नहीं दिख रहा, क्योंकि एग्जिट पोल जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि चंबल रीजन की अगर बात करें, क्योंकि वो सिंधिया का गढ़ नहीं हो तो कांग्रेस का गढ़ है। जी हाँ, बिल्कुल, वो जो कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है कि वो मुश्किल है, वो बात नहीं पूरी होगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं शायद चूक हुई कि वो उन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन किया। अगर साथ लेकर चलते तो ये आंकड़ा और बदल सकता था, ये हम शुरू से कह रहे हैं। वही चीज़ हमने राजस्थान में देखी, मजबूती से लड़ रहे हैं वहाँ अशोक गहलोत भी। तो ये दो मुख्यमंत्री जिनको उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने थोड़ा दरकिनार किया, वो अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और दोनों एग्जिट पोल जो हैं वो यही बता रहे हैं। जी राकेश जी, आपके पास आऊंगा। आप ये बताइए कि 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि अलग अलग क्षेत्रों के हैं सांसद, तो एक माहौल बनेगा उस क्षेत्र में, उस इलाके में कि हमारे इलाके से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे इलाके से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वहां तो 4 रीजन में तो कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजीज का कोई फायदा नहीं होता हुआ दिखा? राकेश शुक्ला जी, यदि इस आंकड़े को देखें तो निश्चित तौर पे आप ग्वालियर चंबल में जाएंगे तो ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी। और वहाँ जो आंकड़ा आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराश करने वाला है। फिर आप महाकौंसल में आइए तो महाकौंसल से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और आपके फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, ये 3 बड़े चेहरे आपके महाकौंसल में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लाज बचाने वाली बघेलखंड में इस बार प्रदर्शन खराब दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा फिगर लाई थी उसमें 40 सीटें, 56 में 40 सीट से ज़्यादा बघेलखंड की सीटें थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी उस बघेलखंड में बहुत कमज़ोर हुई है। क्योंकि आप ग्वालियर और चंबल में आप देखेंगे तो पिछली बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कांग्रेस को अच्छा वोट मिला था, कांग्रेस की सीटें जीती, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हुए उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसका कारण ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकार्यता और उनके जाने का असर ये हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आप यदि गए हो तो उसका परिणाम हम आपको देंगे और भाजपा को हराया गया। लेकिन उसका परिणाम तो भाजपा भुगत रही है ऐसा दिख रहा है अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है। राकेश जी, आप तमाम लोग हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच तेलंगाना के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। एक बार फिर से जल्दी से रोमाना का रुख करेंगे। रोमाना, तेलंगाना में किस तरह की तस्वीर दिख रही है? तो
सुप्रीम एग्जिट पोल की कवरेज में अब 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं, बिल्कुल आखिरी राज्य तेलंगाना जहां आज ही वोट पड़े हैं, उसका आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। और आप देख रहे हैं ये हैदराबाद शहर जिसके नाम को लेकर जबरदस्त तार पार रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार दावा करती रही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर भाग्यनगर इसका नाम कर दिया जाएगा। ये हैदराबाद का चार मीनार, और चार मीनार से आंकड़ा यह कहता है कि इस बार वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस आगे 41% वोट शेयर के साथ, बीआरएस पिछड़ती हुई 39% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर, और बीजेपी तीसरे नंबर पर, लेकिन डिस्टेंट थर्ड बहुत पीछे इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसे में अगर यही आंकड़ा सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो फिर सबसे आगे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है। 49 से 65 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, बीआरएस 38 से 54 सीटों पर दूसरे नंबर पर पिछड़ती हुई, बीजेपी 5 से 13 पिछली बार के मुकाबले बेहतर करती हुई। लेकिन यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, सुप्रीम एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर रही है, और कांग्रेस अपने दम पर तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा छू रही है। पिछली बार 2018 में 19 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, बीआरएस के खाते में 88 सीटें गई थी, और इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई। और बिल्कुल वो माने तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तेलंगाना की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, और बीआरएस कांग्रेस के ठीक बाद, यानी तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, सरकार बना सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के आसार है। इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 से 65 सीट मिलने का अनुमान, यानी कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और बीआरएस की अगर बात करें तो 38 से 54 सीट बीआरएस को मिल सकती है। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल की जो तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आई, 3 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त है, एक राज्य में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त है, और एक राज्य में त्रिशंकु के आसार हैं। रामकृपाल जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, वक्त कम है। नहीं, मैं जैसा कि आपका एग्जिट पोल बता रहा है, निश्चित रूप से जो पहले से हम लोग ओपिनियन पोल में यह बातें करते थे कि राजस्थान में बीजेपी का एज है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का ही है, तो सबसे आश्चर्यजनक जो तेलंगाना की बात हो रही है, वहां पे बीआरएस को माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वहां बढ़त ले रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज होगा नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। जी, मध्य प्रदेश को लेकर आपका क्या कहना है अभय दुबे साहब, आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही, 62 सीटों का जिक्र हो रहा है कि अगर वो इधर जाती है उधर जाती है तो तस्वीर बदल जाएगी। अभय जी, देखिए, जो सी वोटर का सर्वे है मध्य प्रदेश में, मैं उसके आंकड़े के साथ सहज हूँ। मेरी भी अपनी समझ मध्य प्रदेश के बारे में ये है कि मध्य प्रदेश परिवर्तन की मांग कर रहा है, और वो आंकड़े उसको दिखा रहे हैं। अब मैं तेलंगाना के बारे में एक छोटी सी बात कहूंगा। सी वोटर के सर्वे ने तेलंगाना के बारे में अपना आंकड़ा बदला है। उसका अंतिम ओपिनियन पोल था, उसके अंदर बीआरएस आगे थी और कांग्रेस पीछे थी, लेकिन यहां पर जब एग्जिट पोल किया तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा पलट गया है। जी बिल्कुल। विजय त्रिवेदी साहब, आपकी प्रतिक्रिया बड़े संक्षेप में, फाइनल कमेंट आप। मैं इन सारे चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक तो ये देखता हूँ, ये तय करेगा कि बीजेपी ने जो ये तय किया था कि बिना फेस के वो जाएंगे, उसका नतीजा क्या है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलेक्शन मानता हूँ उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, या वो क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और महाकौशल में अगर कमलनाथ नहीं जीतते हैं तो मुश्किल हो गए उनके लिए भी। अशोक गहलोत ने बेहतर चुनाव लड़ा है, ये है, यदि कांग्रेस उनका साथ देती तो शायद और बेहतर तस्वीर होती। बिल्कुल। तो अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यही है कि 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना सकती है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। ये एग्जिट पोल का अभी तक का लबोलुआब है। और मिजोरम की बात करें तो वहां पर त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं।